कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ है वो ये है कि जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं आज, इसमें अक्सर कुछ सवालात जो बच्चों के मैं मुसलसल फेस कर रहा हूँ, वो ये हैं कि आपकी जो ये स्लाइड्स हैं, ये कहाँ से मिलेंगी? अच्छा, स्लाइड्स के अलावा जो आप डिस्कशन मटेरियल है, वो हमें सेंड कर दें। कुछ बच्चे लेट जॉइनर हैं, वो आकर फिर कहते हैं कि वो स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी? फिर मुख्तलिफ तौर पे लोग कॉन्टैक्ट भी करते रहते हैं। मेरी कोशिश ये होती है मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। इस सिलसिले में मैं एक छोटी-सी एफर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़रा आप सब बच्चे गौर से सुनिएगा। अ, देखिए, सबसे पहली बात जो आज मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये है कि आपकी हेल्प के लिए मैंने एक गूगल क्लासरूम बनाया है। ये जो गूगल क्लासरूम है, इसकी डिटेल वैसे आपको ये तो पता है, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इसमें टॉपिक क्या है मैं अभी बात करता हूँ आपके साथ। इससे पहले आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि मैंने जो गूगल क्लासरूम बनाया है उसका ये कोड आपके सामने है। ये कोड है इसका, क्लासरूम कोड जो है TOJGOTD, TOJGOTD, ये इसका जो है जी कोड है। आप में से बहुत सारे बच्चे गूगल क्लासरूम से यकीनी तौर पे थोड़ा आशना होंगे, अगर नहीं है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, आपने जो है जी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाना है। वहाँ पे गूगल क्लासरूम लिखेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आप ये जो प्लस साइन है, जो ये वाला प्लस साइन है, जिस पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आप जैसे इस पे पॉइंट करेंगे तो ये आ जाएगा क्रिएट या जॉइन। आपने एज अ स्टूडेंट जॉइन करना है, क्रिएट नहीं करना, जॉइन करना है। जॉइन करने का जैसे ही कहेंगे, एक आपके सामने ये आ गया। आप यहाँ पे अपना कोड लिख देंगे। कोड लिख के आप ज्वाइन कर देंगे। ये जो कोड ऊपर दिया हुआ है क्लासरूम कोड, तो ये कोड आप ज्वाइन करें, जैसे ही पुट करेंगे तो आप इसको जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप इसको किस तरह से करेंगे। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना कोई बड़ा मसला नहीं है कि आप ये करेंगे। देखिए, आप सिंपली ये करेंगे कि गूगल क्लासरूम लिखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, यहाँ पे ये आएगा, आप इसको प्लस लिखेंगे, आपने ज्वाइन का बटन दबाना है। ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो एक मेन्यू छोटा सा आएगा, उसके अंदर आपने ये जो कोड लिखा है हमारा TOJGOTD यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ सेंड का बटन ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट हो जाएगा तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, आप क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे। अब जब आप क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे तो देखिए एक चीज़ और, अगर आपको अपना गूगल क्लासरूम बादशाह नहीं मिलता या आपको लगता है कि आपके एक्सप्लोरर में नहीं है, तो आप यहाँ से ये वाला आइकन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर होगा। अगर नहीं हुआ तो ये नीचे देखिएगा, अगर है तो ये है क्लासरूम, नहीं है तो मोर में पड़ा होगा, मोर फ्रॉम गूगल, आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक तरीकाकार होगा। जो जो मैंने आपको क्लासरूम बनाया है, मैं आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, यहाँ मेरे पास ये आपका FOM ICMAP जो है, ये मेरा क्लासरूम है। ये इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लास वर्क। क्लास वर्क के अंदर ये सारे आपके लेक्चर का डेटा पड़ा हुआ है, जो मेरी स्लाइड है सारी पड़ी हुई है। ये जो पड़ी हुई है, ये देखिए कहाँ से लेके कहाँ तक, इंट्रोडक्टरी लेक्चर से लेके कल जब का जो मैंने लेक्चर देना है, मेरा 18th लेक्चर जो है, वहां तक डेटा पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम से मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो आपको सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये मैसेज यहाँ से आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में। ठीक है, आप रिटन फॉर्म में मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। तो जीमेल अकाउंट बनाने के बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप आसानी से इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो है आपका इंशाल्लाह आपकी जो बात में
कर रहा था गूगल क्लासरूम में। तो आई होप कि इससे बड़े मसले हल हो जाएंगे। सारा मटेरियल इसी पे मैंने रख दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज के जो हमारे टॉपिक हैं इसके अंदर मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस का हमारा जो है टाइटल है इस लेक्चर का, कि मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस क्या है। आज हमने टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट टाइम हमने बात कर ली थी, रिडंडेंसी पे भी कर ली थी। आज हमने यहाँ से शुरू करना था हेल्थ एंड सेफ्टी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी। आज फिर बच्चे वही कहेंगे कि फ्राइडे है तो लेक्चर थोड़ा जल्दी वाइंड अप होना चाहिए। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको 10-1 मिनट पहले मैं छोड़ दूं। तो सबसे पहले मैं बात वही करूंगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी का मामला क्या है। देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी ये है कि जो वर्क प्लेस है वहाँ बहुत सारे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पर अगर थोड़ी सी केयरलेसनेस दिखाई जाए तो बहुत सारे लोगों का जानी नुकसान हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन का एसेट लॉस हो सकता है। लिहाजा हमने कुछ जो है वो इसके अंदर केयर करनी होती है। लेकिन जिस जहाँ पे भी हम काम करते हैं, हम किसी भी मुल्क में हो, वहाँ की जो स्टेट है उन्होंने यूएनओ चार्टर के अंदर कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस बनाए होते हैं। ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन है, इनका मकसद ये है कि रिस्क को अवॉइड किया जाए और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें महफूज रखा जा सके। इस मकसद के पेश नज़र हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर बनाए जाते हैं। लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, स्टेट ने लॉ बनाया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो करेगी। ये लॉ स्टेट का है। आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर बन जाते हैं, तो आप इन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसका मकसद मैंने बताया कि रिस्क को मिनिमाइज करना है, लोगों के जानो माल को महफूज रखना है, ये इसके पर्पसेस है। अब जहाँ तक सवाल है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, देखिए इसके जो बेनिफिट्स की जब आप बात करते हैं तो इसके बेनिफिट्स में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों को महफूज रखेंगे तो किसी भी किस्म का एम्प्लॉयर जो है आपको लीगल ऑब्लिगेशन से बच जाएगा। जब किसी को चोट नहीं लगेगी तो जाहिर है उसको कोई कंपनसेशन क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना कंपनसेशन कंप्लेन क्लेम करना पड़ेगा और ना ही हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्लिगेशन किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम करेगी। इससे अल्टीमेटली एक्सीडेंट नहीं होगा तो कॉस्ट बच जाएगी आपकी, जो कि इलनेस कॉस्ट है, या आप कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को जो डैमेज होएगा उसकी कॉस्ट है वो आपकी बच जाएगी। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कोई इशू होता है और मामला जो है लीगल प्रोसीडिंग में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो आप सब बच्चे जानते हैं कि वहां पे मीडिया भी आएगा। मीडिया आएगा तो ये मामला, अगर मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिलीवर का है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है, रैकेट एंड कोलमैन का है या पैकेजेस का है, तो उनका ब्रांड इमेज बुरी तरह हिट होगा। यार ये कैसे केयरलेस लोग हैं, इनको अपने लोगों की कोई परवाह नहीं थी, इन्होंने सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। तो इससे कस्टमर अनॉयड हो जाता है कंपनी से और उसकी सेल्स और उसके बिजनेस पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो एम्प्लॉयर ये चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो। पहली बात ये है कि हम उस एक्सीडेंट से बचें, जिससे कि हमारा कोई एम्प्लॉय कहे कि हम मेरे मुझे जो है वो पेनल्टी पे की जाए, तो लिटिगेशन में जाएंगे तो कॉस्ट भी पे करेंगे। एक्सीडेंट होगा तो उसकी बीमारी कमारी का भी खर्चा पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा, और कंपनी का इमेज भी हिट होगा। कंपनी का इमेज जाएगा तो अल्टीमेटली आप ये समझते हैं कि बहुत सारे दूसरे मामला जो है वो खड़े हो जाते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पे अगर बंदे को ज्यादा चोट लगी है तो उसकी बेवा उसका कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, सॉरी बेवा नहीं कहना चाहिए, बीवी कहना चाहिए था, आई एम सॉरी। तो वो हमसे क्लेम कर सकती है कि जी ये मेरा जो है शोहर जो है आपकी वजह से इतना नुकसान हुआ है तो इसको पेनल्टी दीजिए, या फिर वो गुजर गया, जान से चला गया, तो इस तरह के बहुत सारे मामला हो सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। इससे बेहतर ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो ही किया जाए और प्रिजर्व किया जाए वेल बींग ऑफ एम्प्लॉयज़ को, और मोराल उनका हाई रखा जाए। क्योंकि इसकी अल्टीमेट कॉस्ट एक कॉस्ट नहीं है, इसकी कॉस्ट ये है कि एक आपका वर्कर गया, पहली बात, वर्कर का जो जख्मी हुआ उसकी कॉस्ट, वर्कर का जो चीज़ डैमेज हुई उसकी कंपनसेशन कॉस्ट, उससे जो इक्विपमेंट का नुकसान पहुंचा उसकी कॉस्ट, इक्विपमेंट को रिपेयर कराओ। उसके बाद फिर ये है कि उसकी जगह जो दूसरा बंदा आएगा वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा, फिर वो लॉस बेयर करना पड़ेगा आपको। अच्छा चले वो भी हो गया जी। उसके बाद फिर ये आ जाता है कि जो लोग उस
हादसे को देख रहे हैं वो 2 4 5 दिन अपने फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर सकेंगे, इन्वायरमेंट इफेक्ट होगी, और फिर जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कंपनी का इमेज हिट होगा। तो ये सारे मामला जो है इनसे बचना है तो बेहतर ये है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो ही कर लें, ताकि हम इन मुसीबतों में फंसे ही ना, इन प्रॉब्लम्स में पड़े ही ना। तो ये इसलिए हम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब जहाँ तक सवाल है हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज हैं क्या, यानी एक आम बच्चे को क्या समझ आएगी कि हेल्थ एंड सेफ्टी का मामला क्या है। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी कोई फैक्ट्री देखी ही नहीं, प्रोडक्शन होती देखी ही नहीं, कोई ऑफिशियल इन्वायरमेंट में भी गया नहीं, अभी वो इनिशियल लेवल पे पढ़ रहा है, तो उसको समझाने के लिए क्या हो सकता है। हो सकता है कि कोई डेस्क या चेयर डोर के पास पड़ी थी, जैसे ही आप एंटर हुए योर टो हिट टू द डोर और द टो हिट टू द टेबल, जिससे आपको चोट लग गई। या ऐसी कोई गलती कि अनसेफ इलेक्ट्रिक प्लग लगा था, आपने उसको पकड़ा, जैसे ही पकड़ा आपको करंट पड़ा, थोड़ी देर चिपके रहे, या जो भी हुआ, तो ये नुकसान हो सकता है जिससे जान भी जा सकती है। केबल वायर थी, केबल्स थी जिसका हमने ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से आग भी लग सकती है और किसी को करंट भी पड़ सकता है। टॉन कारपेट है, कारपेट, टॉन कारपेट ये कह लीजिए कि उनमें सलवटें हैं, कारपेट में हम परवाही नहीं कर रहे हैं या उनका बैलेंस नहीं है, तो जब भी कोई आएगा, कहीं शूज अटक गया या सैंडल अटक गई तो ठोकर लगेगी, मुंह के बल गिर जाएगा। या लाइट अनलाइट पुअरली कॉरिडोर्स हैं और अपस्टेयर्स हैं या डाउनस्टेयर्स जो भी कह लीजिए आप, सीढ़ियां हैं, कॉरिडोर है, उनमें प्रॉपर लाइट नहीं है। और सोने पे सुहागा ये है कि अगर ये फैक्ट्री है तो किसी ने लुब्रिकेंट वहां गिरा दिया है, तो पहली सीढ़ी से जो गिरेगा बेचारा धड़म 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 करता हुआ नीचे जाके पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये भी चोट है। या आपकी मेटल कैबिनेट है, बड़ी कैबिनेट है, और आपने उठा के सारी चीजें जो है कैबिनेट के ऊपर रख देते हैं, तो किसी दिन किसी के सर में पड़ेंगी। तो मुझे याद है चंद दिन पहले मेरे पड़ोस में एक साहब है, वो एक्साइज में ऑफिसर है, तो उनका सर फटा हुआ था और पट्टी हुई थी। तो मैंने मजाकतन उनसे कह दिया कि भाई क्या भाभी ने फिर मारा है, तो वो हंसने लग गए। तो जैसे हंसने लगे तो मैंने उन्हें कहा हुआ क्या, कहते यार ऑफिस में मैं ये फाइलें रख रहा था, बेवकूफों ने सारे ताले उठा के कैबिनेट के ऊपर रखे हुए थे, वो जैसे ही मैं फाइल रखने लगा वो ताले सारे मेरे सर में आके गिर गए, तो वो सर फट गया उनका। तो ये भी एक डैमेजिंग सिचुएशन हो सकती है। एक चीज ये भी है कि अनट्रेन्ड ऑपरेटर या मशीन यूजर होते हैं, जब आप नए नए होते हैं, ट्रेनी होते हैं, अभी आप इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो आप खुद भी देखिए, हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो जो कोई भी बटन होता हम जाके दबा देते थे, नहीं पूछते थे बटन किस चीज का है। मिसाल के तौर पे गली में खड़े हैं तो 2 4 घरों की बेल तो हमें बजा देनी है। अच्छा, और ये जो है इसी तरह जो अनट्रेन्ड लोग होते हैं उनको भी होता है यार ये रेड बटन दबा के देखता हूँ क्या होता है, ये जरा येलो वाला बटन दबा के देखते हैं क्या होता है। तो ये होता है, या फिर ऐसी सूरत में सिर चोट लग सकती है। या फिर ये है कि वो आपने देखा होगा कि शीशे को मार्क करना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल जो ग्लास की क्वालिटी है वो इतनी ऊपर चली गई है कि अगर मैं एक रूम के दरमियान में एक ग्लास लगा दूं तो आप यही समझेंगे कि ग्लास नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज्यादा वाजिया और इतना क्वालिटी का ग्लास है। तो उससे होता है कि अगर ये अनमार्क है तो जो आने वाला वो तो अपनी पेस पे आएगा। तो आम तौर पे अगर वो राइट हैंडर है तो उसका राइट वाला नी और माथा लगेगा आके उसके अंदर, तो उसका जो है वो फोरहेड और राइट नी जो है वो टकराएगा। अमूमी तौर पे मैंने ये नोट किया है। और फिर जो शुगल बनता है वो तो आप जानते ही सब बच्चे। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है ये हेल्थ एंड सेफ्टी वायलेशन, और भी बहुत सारे होते होंगे, लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए चंद एक बातें लिख दी कि ये हो सकती है। ठीक है जी? इसी तरह वेट फ्लोर है। वेट फ्लोर भी एक मसला होता है। आप कभी जाते हैं मैकडॉनल्ड जाते हैं, केएफसी जाते हैं, तो जब वो फर्श धो रहे होते हैं, तो उन्होंने वहाँ लिखा होता है, एक बोर्ड लगा होता है वेट फ्लोर के, ध्यान रखना वेट फ्लोर है। वरना ऐसा ना हो कि तुम बर्गर लेके जा रहे हो, नीचे वेट फ्लोर है, पता कोई नहीं, वो बंदा बेचारा वहीं पड़ा हो, बंद उसका वो गिरा हुआ है, टिक्की वो गई हुई है, और जनाब वो बर्गर वहीं पड़ा है, और उसके बाद वो क्लेम कर रहा हो कंपनी से कि जनाब मैं तो आया था ठीक है, आपने तो मुझे बर्गर देना था, आपने मेरा टखना भी तोड़ दिया। चले आए जरा, अब मैं सू करता हूँ जरा, कंपनसेशन क्लेम करता हूँ, पे बैक करें जरा बर्गर के पैसे, एक बर्गर भी आप टावर बर्गर दें, बड़ा बर्गर दें, और ये जो मेरे टखने पे चोट लगी है जरा ये आर्थोपेडिक का खर्चा भी मुझे दें। तो ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। लिहाजा इससे बचना है तो हमें चाहिए कि कुछ की एरियाज के ऊपर काम करें। वो की एरियाज कौन से हो सकते हैं? की एरियाज ऐसे हो सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाई जाए। एक ऐसी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाई जाए
जो कि इन्फोर्स की जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए अरेंजमेंट किए जाए और एम्प्लॉयज़ की पूरी तवज्जो हासिल हो उसको, ताकि एम्प्लॉयज़ भी आइडेंटिफाई करें कि कोई रिस्की एरिया है तो वो बताएं कि सर यहाँ रिस्क हो सकता है, इसका कुछ करें, ये चेन अनकवर है या ये मोटर हीट अप हो रही है और इसके ऊपर इसका जो है वो कूलेंट काम नहीं कर रहा, तो आप ज़रा प्लीज़ इसको वॉच आउट करें। तो ये इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई हो, रिस्क फ्री प्लांट हो और इसी तरह जो है इनकरेज किया जाए कि हैंडलिंग और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आर्टिकल जो सब्सटेंस है उनमें केयर की जाए। पर्टिकुलरली अगर हैवी लोड है तो उसको किसी के कंधों पे ना उठवाया जाए, उसको पोर्ट करने के लिए प्रॉपर डिवाइसेस हो, क्योंकि बैकबोन में एक दफ़ा चोट आ जाए, नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो गया, बंदा तो पैरालाइज हो जाएगा बेचारा। तो लिहाजा इस तरह का जुल्म ना किया जाए। आप अक्सर मैं फ्रूट मार्केट जाता हूँ जिसको आप सब्जी मंडी कहते हैं, तो मैं अक्सर जाता हूँ तो वहाँ पे पोर्टर होते हैं, वो चंद रुपयों की खातिर इतना वजन सर पे उठा लेते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं आम तौर पर नहीं कहता हूँ कि मैं घर से ट्रॉली ले आता हूँ, आप वैसे पैसे ले लो लेकिन मैंने सर पे वजन नहीं उठवाना। कोई खुदा का बंदा, कोई वजीर सेहत, कोई इंसान, कोई एनजीओ ऐसी नहीं है जो उनको कुछ ना करे, कुछ ना करे, कम से कम एक सेफ्टी बेल्ट ही दे दे। 250-300 रुपए की बेल्ट होती है, वो बेल्ट ही उन्हें तकसीम कर दें एक एक, और चेक एंड बैलेंस रखें, जो जो पोर्टर बेल्ट नहीं लगाता उसको निकाल दें, उसे एक दिन के लिए निकाल दें, वो ठीक हो जाएंगे बेचारे। लेकिन ये जो है इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करता। हालांकि होना चाहिए, इट्स अ गुड वर्क, कोई इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। चले एनीवे आपके साथ अपने पॉइंट पे, लेकिन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये जुल्म ना करें, वजन ना उठवाएं। वजन उठाने के लिए देखिए एक छोटी सी चरखी मिल जाती है, एक छोटी सी वो वेट बेयरिंग शाफ्ट मिल जाती है, उसके ऊपर आप 3-4 मंजिल ऊपर तक मटेरियल लेके जा सकते हैं। कोई ज्यादा खर्चे का काम नहीं है, पैसा भी बचता है, वक्त भी बचता है, मजदूर की जान भी बचती है। अच्छा, इसी तरह हमें इसमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो लाइनमैन है वो बगैर किसी सेफ्टी किट के पोल पे चढ़ जाते हैं। तो इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनको सेफ्टी किट यकीनन दी जाती होगी, सेफ्टी किट प्रोवाइड की जाए ताकि उसको वियर करें और फिर पोल पे चढ़े, ताकि माहौल से बचा जा सके। अच्छा, इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जहाँ वो बेचारा पोल पे चढ़ा होता है, हमारे पर्टिकुलर पंजाब के कल्चर में तो 15-20 बंदे नीचे खड़े होते हैं बिला वजह, और वो उसको तंग कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होगा पाई पाई चिड़ी बिछाई। अच्छा, इसी तरह एक वो कोई और कुछ नहीं होगा तो कोई बंदा उसको मशवरा दे रहा होगा, यार ये जो बुड्ढी तार के साथ अटकी हुई है ये मुझे पकड़ा दो। तो बेचारे का फोकस होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ज्यादती है, जुल्म है। स्पेशली स्टील वर्कर जब कोई काम कर रहा होता है, आप देखिए हमारे यहाँ जब फाइटर पायलट वो बैठता है उसके अंदर कॉकपिट में अपने जहाज के, तो कितनी सेफ्टी केयर होती है। ठीक है, हम उसको एक किट देते हैं, हम उसको एक पैराशूट देते हैं, यानी जान बचाने की सारी सूरत हाल का हम ख्याल रखते हैं। तो मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये हमारा ख्याल है कि ट्रेनिंग दी जाए ताकि लोगों को पता हो, अवेयरनेस हो कि कितना बड़ा खतरा है। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ सेफ वर्क प्लेस है कि जो वर्क प्लेस है हम उसको मेंटेन करेंगे तो तभी लोगों की जान बचेगी। और फिर ये है कि प्रोविजन ऑफ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट दी जाए, एक ऐसा माहौल जिसमें पीने का पानी, साफ सुथरी लाइटिंग और हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखा जाए, और एडुकेट जो है वो फैसिलिटीज हो। तो अगर ये होंगी तो फिर ये मामूलात इस तरह से नहीं होंगे। अब एक बात आपसे पूछी जा सकती है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिए वैसे तो इसको आप सह तरफा कर सकते हैं, तीन तरफा, एम्प्लॉय की भी है, एम्प्लॉयर की भी है और मैनेजमेंट की भी है। लेकिन दो मेन एंटिटीज हैं जिनका बहुत ज्यादा इसमें रोल है। सबसे बड़ा रोल जो है वो एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉयर का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयर को एक तो वो वेज फाइंड आउट करने हैं, ऐसी जगह प्रोवाइड करनी है जहां पर सेफ माहौल हो, सेफ काम हो सके। दूसरा मामला जो है उसका वो ये है कि उसे इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, इन्वायरमेंट के साथ साथ उसे इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोसीजर बनवाने हैं और अरेंजमेंट करनी है कि हैंडलिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल जो है वो महफूज तरीके से किया जाए, जिससे इंसानी जान का नुकसान ना हो या उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ये सारा काम जो है ये एम्प्लॉयर साइड पे है। लेकिन एम्प्लॉय की भी कुछ जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात तो ये कि उसकी पहली जिम्मेदारी ये है
कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे और अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। दूसरी चीज़ ये है कि वो दूसरों का भी ख्याल रखे, अगर कहीं कोई मसला है तो वो दूसरों को भी वहाँ से बचाए और उनकी मदद करे इस मामले में। और उसके साथ-साथ वो कोऑपरेट करे हर शख्स के साथ ड्यूरिंग द ड्यूटी, कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि नुकसान हो सकता है। मुझे याद है आई वाज़ वर्किंग समवेयर इन अ थर्मल पावर स्टेशन मुल्तान आई थॉट। मैं वहाँ पे था उस वक़्त। तो एक एम्बुलेंस माँगी गई हमारे से, तो वो कोर्ट अद्दू हमने भेजी फौरी तौर पे। वहाँ पे कोई रशियन इंजीनियर थी, शी वाज़ वर्किंग विद अस व्हेन आई थिंक सेटलिंग सम प्लांट ओवर इन कोर्ट अद्दू। ही वाज़, अब उसको हम जो है वो हपको का प्रोजेक्ट है और वो अब कैप्को के पास। तो उन्होंने क्या किया कि एक तरफ से फ्लोड ऑफ केमिकल को बंद नहीं किया और दूसरी तरफ से स्टीम वाल भी ऑन कर दिया, और इस तरह डबल वाल ऑन हो गया। तो उसके ऊपर ये वार्निंग थी, क्योंकि मैनुअली था, ऑटोमेटिक नहीं था उस ज़माने में, कि आप इस वाल को खोलने से पहले अगला वाल बंद करेंगे। माइट भी उन्होंने उसको मिस ऑपरेट किया, उन्होंने 2 गलत वाल खोल दिए, तो वहाँ ब्लास्ट हो गया। तो ये भी एक बात है कि जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं ये बड़े कीमती होते हैं और इंसान भी कीमती है ऑब्वियसली। तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर पढ़ना चाहिए और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बाइमी होशो हवास जो इन काम को करना चाहिए, ताकि कोई नुकसान ना हो। तो ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है और उसे आइडेंटिफाई करके ये भी बताना है अगर कहीं कोई ऐसा मामला है जहाँ पर के कोई फॉल्ट है, कोई मामला है, तो उसको आइडेंटिफाई करे, तो ये भी इसकी जिम्मेदारी है। अब जहाँ तक सवाल है कि विच टू इफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पे इनमें से कौन से लोग जो है वो ज्यादा ज्यादा कंसिडरेबली इम्पोर्टेंट है या की है, जो जिनको के इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये आपसे मैं पूछता हूँ। गलती से मेरा माउस ही क्लिक हो गया। अच्छा एनीवेज चलें देख लेते हैं बच्चों ने क्या ऑप्शंस दिया था। क्या आपने क्या ऑप्शन दिया था, ईमानदारी से बताना है। आपने कहा 1 एंड 3, तो ये बी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे क्लिक भी हो गया था मेरे से गलती से। अच्छा चलें ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ तक बात आ गई कि हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इन लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाए। ये हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग जो है इसके मल्टीपल जो हैं वो फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहली बात ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, इंस्पेक्शन करनी है, कौन से मामलात में ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जिन मामलात में ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी को डिस्कस करने चाहिए और इन्हीं मामलात को सबसे पहले हमें ट्रेनिंग की तरफ लाना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू द एरियाज अबाउट विच, वो एरियाज जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स पाए जा रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा जो है वो क्लैशेस पाए जा रहे हैं, वहाँ पर इनका काम ये बनता है कि ये ट्रेनिंग अरेंज करें। अब जो ट्रेनिंग है वो फुल फ्लेज एक प्रोग्राम होना चाहिए। शॉर्ट टर्म तो उसको चलना ही चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म भी इसको साथ ही साथ हमें लोगों को याद कराते रहना चाहिए। और उसके लिए हमें पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा है कि रिफ्रेश कोर्सेज भी कराते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान की फितरत का खासा है कि जितना बड़ा मर्जी हादसा हो जाए, जितनी मर्जी अहम मालूमात हो, कुछ अरसे बाद फिर उसकी मेमोरी वॉश आउट हुई होती है। तो लिहाजा उसको बार बार याद कराना पड़ता है कि भाई इसका जरा ख्याल रखना है, इसका जरा ख्याल रखना हो। जैसे हमारे मौलवी साहब है ना, 5 वक्त भी नमाज पढ़ने चले जाओ, अच्छा, तब भी वो दूसरे तीसरे दिन हमें याद कराते रहते हैं यार नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है। तो ये क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो ठीक हो गया फिर खराब हो जाता है, लिहाजा उसे बार बार रिफ्रेशिंग कोर्सेज कराते रहो। अच्छा, उसके बाद ये कि टॉप मैनेजमेंट को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। वो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं ये कोर्सेज के लिए चाहिए, वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हम लोगों को इस मसले से बचा सकें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे जो मैं कर रहा था कि ट्रेनिंग कोर्सेज दिए जाए। इसके बाद आ जाता है कि देखिए यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी होती है और हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग्स होती रहती है। देखिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर तो बाकायदा तौर पे एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है। आगे चल के जब मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां जाके बताऊंगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी में भी इम्पोर्टेंट और बड़े पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। आमतौर पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बड़े मेच्योर किस्म के इसको हेड कर रहे होते हैं और वो इस कमेटी के अंदर जो है वो टाइम टू टाइम रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं
और उन रिस्क फैक्टर को अवॉइड करने के लिए जो है वो रेमेडीज लेते रहते हैं। लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पर के एम्प्लॉयज की तादाद जो है वो 10 से 15 है, अब 10 से 15 एम्प्लॉयज हैं, उनमें हम सेफ्टी कमेटी बना दे तो 5 उसके मेंबर बना दे तो बाकी 10 छोड़ दें, यानी ऐसा सूरत जरा मुश्किल हो जाएगी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कमेटी होती है और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे ये नहीं होता 5 को ले लिया 10 को छोड़ दिया, सबको ही सेफ्टी कमेटी बना लिया जाता है, सबको सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग में बुला लिया जाता है, यानी हर बंदा ही हेल्थ एंड सेफ्टी का मेंबर होता है, लिहाजा सबको बुला लिया जाता है और एक मीटिंग हेल्ड हो जाती है। ये मीटिंग इसलिए होती है कि ताकि अगर कोई चीज किसी को नहीं पता तो सबको कन्वे हो जाए। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है जहाँ एम्प्लॉयज की तादाद हंड्रेड्स ऑफ में होती है। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 10 से 15 एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे कमेटी नहीं बनाई जाती, बल्कि हर बंदे को ही हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग में बुला लिया जाता है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं 15 के 15 या 20 के 20। क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ हम पब्लिकेशंस करें, इंस्ट्रक्शंस लिखें और फिर फॉरवर्ड करें, बेटर ये कि हर बंदे को वहीं बुला लें ताकि मालूमात मिल जाए। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा तौर पर एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है। अब यहाँ पे ये जो छोटा सा इशू है वो मैं इसको कवर करता हूँ और यानी वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके मैं कमेंट्स ले लेता हूँ कि क्या हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज की आपको समझ आ गई? जी प्लीज आप कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, नबील कर दे, ठीक है जी, हीला कर दे, ठीक है, अनम कर दे। तो जरा प्लीज आइडेंटिफाई कर दीजिए कि आपको ये बात समझ आ गई। ठीक हो गया बच्चों, तो ये बिल्कुल ये ठीक हो गया। तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी आज फ्राइडे है तो हमें हरी अप होना चाहिए, जरा और जल्दी करनी चाहिए। तो हम चलते हैं जी अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी का हमारा टॉपिक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी से मुराद जो है वो ये ली जाती है। वैसे सबसे पहले तो मुझे इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बतानी चाहिए। देखिए मैं कभी मतलब आप कह लीजिए कि एग्जैक्ट उस इन्वायरमेंट में तो गया नहीं, लेकिन मैंने जो अभी तक पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक्स में और मुख्तलिफ जगह पे जो है उसके अंदर ये लिखा है कि किसी ज़माने में अमेरिकन में तासुब पाया जाता था, शायद अब भी पाया जाता हो। तो वहाँ पे एक बात समझी जाती थी कि जो वहाँ पे दो तरह के लोग ज़्यादा हैं, एक अफ्रीकन अमेरिकन कहलाते हैं या ब्लैक अमेरिकन कहलाते हैं। ये दोनों जो हैं, ये इनमें से ब्लैक अमेरिकन जो है वो तो आई थिंक जिनको रेड इंडियंस कहते हैं, तो शायद उनके नेटिव बशिंदे हैं। और एक अफ्रीकन है जो किसी वजह से अमेरिका पहुंच गए। एक मैंने पुराने ज़माने में मूवी देखी थी कि गुलाम बना के ले गए थे अफ्रीकन को, शायद गोरे, ये जो ब्रिटिश थे, तो इस वक्त ये रूल करते थे अमेरिका में। तो इन्होंने यहाँ से उठाया कालों को और वहां ले गए। अच्छा, जो आई थिंक मतलब नॉट एग्जैक्टली द हिस्ट्री टाइम एंड डेट नहीं मुझे पता। तो वहां पे कुछ काले लोग हैं और कुछ गोरे लोग हैं। जो गोरे हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और जो काले हैं वो जो है उनको उनके लिए तासुब रखते हैं। और काले भी थोड़े से इनॉर्डिंग हैं, यानी आप ये कह भी सकते हैं कि थोड़े रूड से हैं, बदतमीज से हैं। मेरी एक दफा किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने बिहेवियर देखा तो मुझे फर्क नजर आया, लेकिन सारे नहीं। वन ऑफ द माय ट्रेनर वाज फ्रॉम अफ्रीका और वो जो है वो एक लम्स में एक ट्रेनिंग हुई थी टीचिंग की। वहाँ मैं 3 डेज के लिए वर्कशॉप पे गया था। तो मुझे ये याद है लम्स लाहौर में, तो वो बहुत ही अच्छा आदमी था। आई थिंक उसका नाम मुझे एग्जैक्टली, बड़ा मुश्किल सा नाम था उनका सर का, बट नॉट ऑल बट अ फ्यू ऑफ देम। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन का ख्याल था कि काले रूड हैं और थोड़े से कह लीजिए कि कोऑपरेटिव नहीं। तो वहां पे ये होता था कि जो एम्प्लॉयर होते थे वो इस झमेले में पड़ते ही नहीं, तो वो सारे एम्प्लॉयज गोरे रख लेते थे, कालों को अपॉइंट ही नहीं करते, कालों को अपॉइंट ही नहीं करते थे। होते 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 वो सिचुएशन पहुंच गई जो आज इंडिया में इससे भी वर्स हो गई। इंडिया में आज आप जानते हैं कि जैसे मुसलमान जो हैं उनके लिए कोई जॉब नहीं है। अगर उन्हें जॉब करनी है तो 3 या 4 जॉब ऐसी हैं जो मुसलमानों को दी जाती हैं, क्योंकि मुसलमानों की तालीम भी नहीं है। क्योंकि जब से पाकिस्तान मुस्लिम ये जो नया इंडिया बना, ये जो आप कह लें 47 में, उसके बाद से मुसलमानों का तो वहाँ रोजी रोटी का मसला ही हल नहीं हुआ आज तक। तो वहाँ के जो हालात है वो ये होते हैं कि मुसलमान या तो स्वीपर बन सकता है, या ये जो गटर साफ करने वाला ये बन सकता है, या संतरी बादशाह बन सकता है,
कोई छोटी मोटी उसको वो जॉब दे देते हैं, नाइब कासिद की जॉब दे देते हैं, तो मुसलमानों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं, तो उनकी जो गुर्बत है वो बढ़ती चली गई। इसके ऊपर एक वो रिपोर्ट है, डॉक्टर असलम कुरैशी वाज हेड ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी सोसाइटी, तो वो उन्होंने एक दफ़ा मुझे बताया था, मैंने देखी नहीं। सच्चे रिपोर्ट के नाम से एक सिख सदर था इंडिया का, आई थिंक आरपी सिंह या कुछ ऐसा उसका नाम था, बीपी सिंह कुछ ऐसा नाम था, उसने बनवाई थी। उसके अंदर ऐसे हकायक हैं कि अगर आप पढ़े तो आप रो पड़े कि क्या मुसलमानों के साथ मसलूक हो रहा है आज भी। अच्छा एनीवे, अब ये जो से ये कोरोना फैला है, तो तब तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, और कश्मीर इशू पे तो बिल्कुल ही आपको वाज़ेह हो गया होगा। तो ऐसी सूरत हाल में यही हालात वहां पे थे कि इतने बुरे नहीं, लेकिन कालों को जॉब नहीं मिलती। तो अमेरिकन ने एक लॉ बनाया जिसको कहते हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो लॉ बनाया, इस लॉ के अंदर हम इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी कहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमें अमेरिकन लॉ तो नहीं पढ़ना। तो उन्होंने इसको ये कहा कि जी जो है, हम एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जी तमाम लोग जो कैंडिडेट आप कॉल करेंगे, तमाम लोगों को कॉल करेंगे, सब लोगों का नौकरी के बराबर का हिस्सा है, हक है कि वो जॉब करें। सो एवरीबॉडी हैज अ राइट टू डू द जॉब, सो देयरफॉर सिलेक्शन, ट्रेनिंग और तमाम मामलात में आप सबके साथ बराबरी का सलूक करेंगे, और रंगो नस्ल की बुनियाद पे कोई भी तरजीह किसी को नहीं देंगे। यानी अगर आप इसको कह लें तो हज्जतुल विदा वाली वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही। काले को गोरे और गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, अरबी और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि किसी भी इंसान को दूसरे पर किसी किस्म की तरजीह नहीं दी जाएगी, सबको मुलाजमत के बराबर मौके हासिल होंगे। लिहाजा हम फेयरनेस से काम लेंगे। ये वो फेयरनेस है जिसके लिए आप क्रीम में लगाते रहते हैं। ये फेयरनेस वो वाली है जिसमें सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा। रिकग्निशन में, तमाम लोगों को देखिए दूसरे पॉइंट पे रिक्रूट करने में, सिलेक्शन करने में, ट्रेनिंग करने में, प्रमोशन देने में, हर इंसान पर बराबरी की बुनियाद पे सलूक किया जाएगा। इस बुनियाद पे नहीं कि किसी का रंग काला है तो उसको प्रेफर ना किया जाए, गोरा है तो प्रेफर किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर पर्टिकुलरली आप मैरिटल स्टेटस, रेस यानी नस्ल, नेशनैलिटी, एथनिक ओरिजिन, मजहब की मज़ाहब की बुनियाद के ऊपर, और ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, और पर्टिकुलरली उम्र और डिसेबिलिटी की वजह से किसी के साथ कोई मुख्तलिफ सलूक नहीं कर सकते, सबके साथ आपको बराबर सलूक करना पड़ेगा। इस मकसद को सिर्फ यहाँ तक नहीं रखा जाएगा, इसके पेश नज़र क्राइटेरिया बनाए जाएंगे, रिटर्न प्रोसीजर बनाए जाएंगे जो इंश्योर करेंगे कि आप जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर आप मेरिट को फॉलो कर रहे हैं, फिटनेस को फॉलो कर रहे हैं, कॉम्पिटेंस को फॉलो कर रहे हैं, और आप अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहे हैं। आप किसी भी किस्म की प्रायोरिटी किसी को नहीं दे रहे। इसी तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इंश्योर करेगा कि तमाम जिम्मेदारियां और तमाम वर्किंग जो भी रिसोर्सेज हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबको बराबरी की बुनियाद पे मिल रही हैं, किसी को दूसरे पर कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। सिर्फ सिलेक्शन ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ जॉब सिलेक्शन नहीं, बल्कि उसके आगे आने वाले मामला जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गई, जैसे कि कोई आप कह लीजिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गई, इन तमाम मामलात में किसी को किसी पर कोई प्रायोरिटी दी नहीं जा सकेगी। तो ये हमारा बुनियादी इसके अंदर मकसद होता है। अब यहाँ पे जो आम तौर पे लेजिस्लेशन है जो डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करती है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। मैंने इनको एक जगह सम अप किया है इस सेंस में कि आपको समझा सकूं कि कैसे लॉज बनाएंगे इसके लिए जिससे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि इसको अवॉइड करने के लिए मेरे पास कोई तरीकाकार हो सके, तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि एम्प्लॉयज जो है वो बिल्कुल हमारे लिए बराबर हैं। लिहाजा किसी जेंडर की बुनियाद पे कि वो लड़का है या लड़की है, मर्द है या औरत है, हम उसकी पे मुख्तलिफ नहीं कर सकते। हमें इक्वल वैल्यू देनी है तमाम लोगों।
ठीक है जी। तो डील्स नॉट ओनली विद पे बट अदर टर्म्स में भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखिए सेक्स डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो सकता। जैसे बाज मुल्कों में मर्दों की तादाद बहुत कम है, औरतों की तादाद तब बहुत ज्यादा है। जैसे आप मॉरिशस को देख लें, आप जर्मनी को देख लें, तो वहां पे अक्सर ये होता है कि मर्द हजरात मर्दों को इंटरव्यू में प्रायोरिटी दे जाते हैं। उसकी वजह ये है कि मर्दों की तादाद थोड़ी है, तो वो अपने जो है स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए या सही मिक्स मेल एंड फीमेल करने के लिए अक्सर रायत दे देते हैं जेंडर को। तो वो कहते हैं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। मेल को सैलरी ज्यादा दी जाती है, फीमेल को कम दी जाती है। हमारे पर्टिकुलर कल्चर में टॉप लेवल की सीट्स पे ऐसा होता है, मर्दों को प्रायोरिटी दी जाती है और जो स्टार्टिंग सीट्स है उसमें फीमेल को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये मना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इसी तरह प्रोहिबिशन जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रेस नस्ल को कहते हैं, नेशनैलिटी कौमियत को कह सकते हैं, कलर जो है आप उसको कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं, तो इसकी बुनियाद पे नहीं हो सकता। और इसी तरह से आप डिसेबिलिटी की बुनियाद पे किसी को कम पे नहीं दे सकते कि ये हैंडीकैप है या इसे कलर ब्लाइंड है तो लिहाजा इसको पे कम कर दी जाए, ऐसा नहीं आप कर सकते। आपको सबके साथ बराबरी का सलूक करना है। तो इसको हम कहते हैं ये है आपका इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ तक क्या आपको ये बात समझ आई है कि बराबरी का मतलब क्या है या इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में किस चीज को कह रहा हूँ? तो बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड? तो मैं यहाँ पे आपके कमेंट्स में देखता हूँ कि क्या ये बात आपको समझ आई है सब बच्चों को। चलिए जी, जरा कमेंट्स कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, छोटा नहीं इम्पोर्टेंट है सेंस में, बट इज डाइवर्सिटी। देखिए, डाइवर्सिटी जो है हमारा एक इम्बोडाइज बिलीफ है दैट पीपल शुड बी वैल्यूड फॉर देयर डिफरेंसेस एंड वैरायटी। लोगों की कदर और कीमत इसलिए है कि वो एक दूसरे से वैल्यूज और वैरायटी के एतबार से मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों में जो सलाहियतें तकसीम की हैं वो बेशक वैसे बराबर हों, लेकिन किसी शख्स को कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी में लॉजिक ज़्यादा है तो किसी में बोलने की सलाहियत ज़्यादा है। कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट है तो उसमें कन्विंसिंग पावर ज़्यादा है, इंट्रोवर्ट है तो उसमें लॉजिकल सेंस ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी के पास कोई सलाहियत है तो किसी के पास दूसरी सलाहियत है। लिहाजा कदरों कीमत लोगों की इस बुनियाद पे है कि उनके पास जो है दे आर डाइवर्स इन देयर नेचर। हम जब ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो। डाइवर्सिफाइड होने में हमें क्या फ़ायदा है? डाइवर्सिफाइड होने में हमें ये फ़ायदा है कि जनाब जो हमारा जो स्किल्स का लेवल है वो इसमें बढ़ जाता है। स्किल्स का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह के लोग होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छी होगी। शायद मेरी बात को आप इस तरह ना समझें, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को बुखार है, आप उसे कहाँ लेके जाएंगे? आप उसे डॉक्टर के क्लिनिक पे ले जाएंगे, डॉक्टर साहब उसको मशवरा देंगे, दवाई लिख के देंगे, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि एक बुजुर्ग हैं आपकी गली में, उनको बुखार भी है, उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, थोड़ी बहुत उनको हार्ट ट्रबल भी है, डायबिटिक भी है। उन्हें क्लिनिक पे नहीं लेके जाएंगे आप, उन्हें आप हॉस्पिटल ले जाएंगे। भाई मैं आपसे पूछता हूँ, हॉस्पिटल क्यों लेके जाएंगे? आप कहेंगे सर मैं हॉस्पिटल इसलिए लेके जा रहा हूँ कि वहाँ हर तरह का डॉक्टर होगा, वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट भी होगा, ठीक है जी, इसी तरह वहाँ पे जो है नेफ्रोलॉजिस्ट भी होगा, वहाँ पे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी होगा। तो जनाब ये डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे, डॉक्टर की जो प्रॉब्लम होगी वो डॉक्टर आ जाएगा और बाबा जी को फिट कर देगा। अब आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो क्यों क्यों हॉस्पिटल लेंगे? क्योंकि वहाँ डाइवर्स स्किल है, आर्थोपेडिक भी है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, पैथोलॉजिस्ट भी है, उसके साथ साथ जनाब आर्थोपेडिक सर्जन भी बैठा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है। तो जनाब वो एक कॉम्बिनेशन है।
इसी तरह हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पूरी स्किल्स होती है, ये कार मैन्युफैक्चरर है, उसके पास मैकेनिकल इंजीनियर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी है, एरोडायनेमिक्स भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी है, डेकोरेटर और डिजाइनर्स भी हैं, तो जनाब इसकी वर्थ होगी ना। ये बात, यही वजह है कि आप बाजी को लेके कहाँ गए, हॉस्पिटल। अब इसका फायदा होगा, जो डॉक्टर चाहिए होगा वो अवेलेबल हो जाएगा ऑन वन कॉल, एक ही जगह सारे डॉक्टर एक छत के नीचे तमाम सहूलियात। ठीक है जी, पता चले जनाब 3 4 6 8 दिन में बाबा जी फिट हो गए, फिट हो जाएंगे हैं, और फिट होकर आप देखेंगे क्रिकेट के ग्राउंड बच्चों के साथ क्रिकेट खेल, फास्ट बॉल करा रहे, ये 140 किलोमीटर की स्पीड पे गेंद जा रही बात। आप कहेंगे क्यों जी, ये फैसल उन्हें हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल ने फिट कर दिया। अच्छा चले छोड़े, हम अपनी बात करते हैं। अब बात ये कि डाइवर्सिटी के ऊपर ब्रॉडर रेंज ऑफ स्किल्स होंगी, यानी स्किल्स जो है वो बहुत बड़ी रेंज में होनी चाहिए, हर स्किल हो। इससे हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ता है, हम कंपेटिटर के मुकाबले में ज्यादा काबिल होंगे, जो चीज चाहिए होगी उसका मशवरा मिलेगा, हम जल्दी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और इफेक्टिव रहेंगे। इसके नतीजे हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ने से नेचुरली हम ज्यादा मार्केट में सरवाइव कर सकेंगे, पोटेंशियल ले सकेंगे, और इसके साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी बढ़ेगी। अब मैंने हमेशा ये देखा है कि मुख्तलिफ स्किल्स के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। आप कहेंगे सर कोई मिसाल दे दें, इस सबसे बड़ी मिसाल तो मैं आपको दे सकता हूँ गज़वा खंदक की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, जंग का मामला हो रहा है, दुश्मन हमलावर होने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ जी आए जी जरा मशवरा है। अब अरब की तारीख में खंदक खोदने का आइडिया कभी हो ही नहीं सकता था, लेकिन बोलते हैं हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आके आइडिया देते हैं कि जी 3 तरफ पहाड़ हैं, या एक तरफ जरा नहीं है, वहां पे हम सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर देंगे, या 3 तरफ पहाड़ है, आगे एक खंदक खोद देते हैं, दुश्मन आएगा खंदक पार नहीं कर सकेगा, आगे बढ़ेगा हम तीर छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो ये क्या है, क्रिएटिविटी। अब देखिए अगर वो फारस से ना आए होते तो ये टेक्निक अरब को आनी नहीं थी। तो जब भी मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होते हैं तो क्रिएटिविटी पैदा होती है। आप आज की रिसर्च देखिए, बड़े मशहूर एक स्टेटिस्टिशियन है, मेरे उस्ताद रह चुके हैं, इस प्रोफेसर एट लम्स एंड प्रोफेसर एट मिशिगन यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो वो मुझे कहा करते थे कि मुबशर याद रखना, ये जितनी नई रिसर्च हुई है ना, इट इज नॉट बाय द वन फील्ड, it is now working by the people of different field over a cup of tea। यानी वो चाय पी रहे हैं इकट्ठे होकर, दो मुख्तलिफ फील्ड के लोग, और वो आइडियाज इकट्ठे करते हैं तो क्रिएटिविटी हो जाती है। जैसे बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है जी। क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग नॉलेज एंड जेनेटिक्स। सिमिलरली आपकी फील्ड में आगे चल के इकोनोमेट्रिक्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड बिजनेस साइंस बिकम इकोनोमेट्रिक्स। सो दिस इज व्हाट यू कैन से कि जब मुख्तलिफ फील्ड के लोग इकट्ठे होते हैं तो एक क्रिएटिविटी पैदा होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आपके सामने रखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एम्बोडाइज द बिलीफ पीपल शुड बी सॉरी। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, पीपल शुड बी, जी शाबाश। जी बिल्कुल सही, तमाम बच्चे ठीक कह रहे हैं। डी वैल्यूड फॉर देयर डिफरेंस एंड वैरायटी। डी, लोगों की कदर व कीमत है कि चूंकि मुख्तलिफ तरह के लोग होंगे, वैरायटी होगी आपके पास, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ेगी, वर्थ बढ़ेगी। ठीक हो क्या बच्चों? अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो जिसका ताल्लुक डाइवर्सिटी के साथ भी है और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ भी है, रिप्रेजेंटेटिव वर्कफोर्स। रिप्रेजेंटेटिव वर्कफोर्स का आइडिया मैं आपको यूं समझाता हूं कि फर्ज कीजिए मैं एक बिजनेस सेट करता हूं। इस बिजनेस को जब मैं सेट करता हूं तो इसके अंदर मैं तय करता हूं कि मुझे 10 वर्कर्स की जरूरत है, आई नीड 10 वर्कर्स। ये जो 10 वर्कर्स की मुझे जरूरत है, ये कौन से होने चाहिए? अच्छा, देखिए मैं जब इसको रिप्रेजेंटेटिव वर्कफोर्स की सेंस में देखता हूँ, विद एन एक्सक्यूज मैं आइडिया देने जा रहा हूँ, विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हो सकता है कुछ मिसिंग कर दूं। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि 4 वर्कर पंजाब से होने चाहिए,
और 3 वर्कर सिंध से होने चाहिए। ठीक है जी, 3 वर्कर सिंध से, 7 हो गए जी। एक केपीके से ले लेते हैं और 2 हम जो है एक बलूचिस्तान से ले लेते हैं, 2 केपीके से ले लेते हैं। एक रह गया वो हम गिलगित बल्तिस्तान से ले लेते हैं। तो इसका मतलब मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कफोर्स बनाई है जिसके अंदर मेरे नेशन के तमाम फेसेस नजर आ रहे हैं। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वर्कफोर्स। एक ऐसी वर्कफोर्स बनाई जिसमें हर तरह का चेहरा नजर आ रहा हो, आपके तमाम जो कल्चर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव वर्कफोर्स है। ये भी एक एफर्ट है डाइवर्सिटी की तरफ। देखिए इससे बड़ी डाइवर्सिटी क्या होगी। जो बलूचिस्तान से आएंगे उनके पास उस तरह के आइडियाज होंगे, जो केपीके से आएंगे उनके पास अपने एरियाज के आइडिया होंगे, पंजाब के लोग होंगे, सिंध के लोग होंगे, गिलगित बल्तिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ऐसी वर्कफोर्स को तो कोई शिकस्त ही नहीं दे सकता। क्यों कि अगर ये यूनाइट हो गए तो इससे बड़ा तो यूनिटी कोई नहीं, मजबूत यूनिटी कोई नहीं। तो ये बच्चों रिप्रेजेंटेटिव वर्कफोर्स है कि उसके अंदर, अच्छा अमेरिकन ने जो इसके अंदर कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हर 3 के बाद चौथा वर्कर काला नजर आना चाहिए। वही मसला जो मैंने डिस्कस किया, हर 3 के बाद चौथा वर्कर ब्लैक, ताकि पॉपुलेशन के मुताबिक उन्हें जॉब मिलती है। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वर्कफोर्स। रिप्रेजेंटेटिव वर्कफोर्स में टॉलरेंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बढ़ता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो जाती है और एक ऐसा माहौल बनता है जिसके अंदर हम एक दूसरे की वैल्यूज, एक दूसरे की अखलाकियात, एक दूसरे के मजहब, एक दूसरे की जो एथनिक वैल्यूज है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लिहाजा यहाँ हमें मैनेजरियल स्किल्स काफ़ी चाहिए होती हैं और एक डाइवर्स टाइप की फैमिली बनती है जिससे एक हमारा वाइटल कल्चर क्रिएट होता है। तो ये फ़ायदा हमें डाइवर्स वर्कफोर्स रखने का, यानी वही बात, फिर क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होगी और आपके पास सजेशन वैरायटी भी बड़ी अच्छी आएगी। इसको हम कहते हैं ये डाइवर्स वर्कफोर्स। यहाँ पे आके ना सिर्फ ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, बल्कि आपके जो 3 बड़े ग्रिड हैं कोर्स के, उनमें से एक ग्रिड कवर हो जाता है। मैं अगर खुद तरतीब देता इस कोर्स को तो मैं पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कल्चर पढ़ाता, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि मैं ये चाहता था कि एक सेक्शन तो कम से कम कवर हो जाए। तो उसका जो कुछ अगला टॉपिक कुछ सेक्शन बी में पढ़ा था वो मैंने वहां से पिक करके अटैच करके एक दफा एक टॉपिक को वाइंड अप कर दिया। अब जब मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूंगा, अभी मेरे पास 5-1 मिनट और है, मैंने कहा था मैं 1:20 पे आपको छोड़ दूंगा, तो अभी आप लेक्चर में रहे, जाना नहीं है आपने। अच्छा, तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक तो कल जब मैं शुरू करूंगा लेक्चर तो मैं आपके साथ बात करूंगा ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रुप। यहाँ से हमारा सेकंड ग्रेड शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन का थोड़ा सा रेफरेंस शेयर करूंगा कि आपको पता चले कहाँ तक हमने काम कर लिया है, इस वक्त कहाँ पे है और आगे हमने कहाँ मूव करना। तो ये मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। अब इसके साथ जो आपका मामला है ग्रुप का, इसकी सिर्फ डेफिनेशन आज पढ़ लेते हैं, बाकी कल कर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। देखिए ग्रुप का मामला क्या है। आप एक तो बात मानेंगे कि मुश्किल काम हो तो इंसान कहता है यार अकेले नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोग होने चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप की एक खूबी ये होती है कि इसमें हर शख्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। तो आप कहेंगे सर आम हजूम, अच्छा आम हजूम में नहीं करता। आप जाके गली की जरा नुक्कड़ पे खड़े हो जाएं या आप किसी कॉर्नर पे खड़े हो जाएं, बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे होंगे लेकिन कुछ लोग साथ खड़े होंगे बात नहीं कर रहे होंगे। आप किसी शादी में चले जाएं, किसी जलसे में चले जाएं, बहुत सारे लोगों की कलेक्शन होगी लेकिन बहुत सारे लोग नहीं, मेजोरिटी लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ग्रुप में हर शख्स दूसरे से इंटरेक्ट करता है। दूसरी बात, ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं हम उन्हें साइकोलॉजिकली एक दूसरे को जानते होते हैं, यानी नफ्सियाती तौर पे आप जानते हैं कौन क्या है, कैसा है, अग्रेसिव है, हम्बल है, कैसा है, आप अवेयर होते हैं। तीसरी बात, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू परसीव देमसेल्व्स टू बी अ ग्रुप। आप अपने आप को एक ग्रुप समझते हैं, यानी ग्रुप के गिर्द एक दायरा होता है। उस दायरे के अंदर आप जानते हैं कि हु इज इन एंड हु इज आउट। अगर ग्रुप के बाहर का बंदा आके आपसे कोई बात करे या आपके किसी ग्रुप मेंबर से बात करे, आप फौरन कहते हैं यार वो बाहर का आदमी है। कहाँ बाहर का आदमी है? इट मीन्स दैट यू नो हु इज इन हु इज आउट। सो ग्रुप के गिर्द एक दायरा होता है। एक बात ये होती है ग्रुप हमेशा किसी ना किसी इंटरेस्ट की वजह से,
ग्रुप हमेशा किसी ना किसी इंटरेस्ट की वजह से बनता है। तो 4 बातें हैं। ग्रुप में हर बंदा एक दूसरे से बात करता है, नफ्सियाती तौर पे एक दूसरे को जानता है, वो गुस्से वाला है, हम्बल है, क्या है, और वो अपने आप को एक ग्रुप समझते हैं, उन्हें पता है हु इज इन हु इज आउट, और उनका एक इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो एक ग्रुप का हिस्सा बने। और ग्रुप की जो नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है, 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हु इंटरेक्ट विद वन अनदर, जो एक दूसरे से बात करते हैं, such that each person influenced and is influenced by the each other person, जिसके अंदर एक बंदा दूसरे पर असरअंदाज होता है और दूसरों का असर कबूल करता है, यानी दूसरों से असर लेता है। ऐसी सूरत में जरा गौर फरमाइएगा, आप जैसे ही गंदे बच्चों में जाकर खड़े होते हैं, वालिदैन को फिक्र क्यों पड़ जाती है? वालिदैन को फिक्र इसलिए पड़ जाती है कि ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होता है, इसमें ये उनसे बात भी करेगा, क्योंकि ग्रुप में हर बंदा एक दूसरे से बात करता है, ये अपना असर उन पे छोड़ेगा और उनका असर कबूल करेगा। तो जब उनका असर कबूल करेगा, तो अगर वो अच्छे बच्चे नहीं तो क्या होगा? आप भी बिगड़ जाएंगे। ये होती है बात ग्रुप में। बहरहाल इस टॉपिक को हम तफसील के साथ बात करेंगे अपने कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। आज आपको मैं 10 मिनट का ग्रेस टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुम्मे के लिए मैसेज कर देते हैं मुझे पहले से ही। तो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ सिर्फ इस बात के साथ कि आप सब जरा आज के लेक्चर को रेट कर दीजिए। शाबाश, कैसा रहा आज का लेक्चर आपके लिए? शाबाश। तो मोस्टली बच्चे कह रहे हैं ऑसम एंड गुड सर। तहरीर जुल्फकार कह रहे हैं, तहरीर जुल्फकार कह रही हैं, और गुड कह रहे हैं। शेख उस्मान कह रहे हैं 101%। आउटस्टैंडिंग कायनात कह रही हैं। नबील ऑसम कह रहे हैं। तना जावेद ग्रेट कह रही हैं। और थैंक यू वेरी मच बच्चों। खुशनूर जो है आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा था। दुआ रज़ाक कह रही हैं, और सैयद यासिर फैंटास्टिक कह रहे हैं। जो एरिया आउटस्टैंडिंग कह रही हैं, रहीला गुड सर कह रही हैं, और बॉबी वेल डन कह रहा है, और जो है मियां अरसलान इनक्रेडिबल कह रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अब्दुल्ला जफर ने भी तारीफ की है, बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सी यू इंशाल्लाह टुमारो जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।